3 टाइप का मैं बताई थी। कौन कौन सा? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। ठीक है, तो 1 डायमेंशन का मतलब क्या होता है? ओनली 1 एक्सिस, जैसे कि एक्स एक्सिस की बात करेंगे और यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है। और उसके बाद 2 डायमेंशन में हम 2 डायमेंशन की बात करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस की बात करेंगे, जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो प्लेन एरिया पे कहीं भी मूव कर सकता है। और थर्ड है आपका 3 डायमेंशन के लिए हम लेंगे यहाँ पे 3 एक्सिस, एक्स वाई और जेड एक्सिस, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो स्पेस में या एयर पे मूव करता है। ठीक है, ये डिफरेंस आपको मैं बताई थी तीनों में। क्लियर है ये वाला? यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बता रही हूँ कि हम लोग को इस चैप्टर पे प्लेन एरिया पे मोशन के बारे में पढ़ना है। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो 2 डायमेंशन पे मूव करेगा। प्लेन का मतलब यहाँ पे 2 डायमेंशन हो गया। तो जैसे मान लो कि आप एक सरफेस एरिया पे खड़े हो, तो ये जो सरफेस एरिया होगा ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस एरिया होगा, और आप यहाँ से खड़े होकर के किसी बॉल को या किसी स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन पे थ्रो करते हो। ठीक है, तो जब उस आप स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन पे थ्रो करते हो, तो आप एक चीज देखिए, जब आप हॉरिजॉन्टल सरफेस पे खड़े हैं, मतलब कि आप एक्स एक्सिस पे खड़े हैं, और अब जब आप उसको ऊपर की ओर फेंकते हैं तो आप उसको पॉजिटिव वाई एक्सिस पे फेंकते हैं। ठीक है, ये आपका जो एक्सिस है ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, इस साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस और इधर साइड पे नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। तो जब आप किसी बॉल को या किसी स्टोन को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो आप उसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन पे थ्रो करेंगे, और जब वो वहां से वापस नीचे आता है तो वो कहाँ आता है? ग्रेविटी के कांटेक्ट में आता है, और वो माइनस एक्स एक्स की ओर आकर के गिरता है। मतलब कि वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन पे आएगा और वो माइनस वाई एक्सिस की तरफ नीचे आकर के गिरता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप अगर नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पर एक्स और वाई दो ही एक्सिस को हमने यहाँ पे लिया। तो इस टाइप का जो मोशन हुआ, जिस स्टोन को या जिस ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर की ओर फेंका था, ये ऑब्जेक्ट आपका एक्स एक्सिस पे था और वाई एक्सिस पे गया, देन वो रिटर्न वाई एक्सिस पे आया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑब्जेक्ट आपका प्लेन एरिया पे मूव कर रहा है। ठीक है, 2 डायमेंशन पे मूव करता है। आया समझ में? यस मैम। तो कोई भी यस मैम। यस मैम। हाँ, प्लेन एरिया पे मूव करती है तो उसके मोशन को हम मोशन इन प्लेन कहते हैं। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बता रही हूँ, पोजीशन वेक्टर। एक लास्ट चैप्टर में एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करके टॉपिक था, जो मैं बोर्ड के कारण नहीं बता पाई थी, उसको मैं बता रही हूँ मैम। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मैं बता रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक हम क्यूब बनाते हैं, क्यूब स्क्वायर की हेल्प से बनता है। ठीक है, ये जैसे कि हमने क्यूब बनाया, और क्यूब का आपको ये जो साइड है इसको आगे की ओर बढ़ा देंगे तो ये बनेगा एक्स एक्सिस, इसको ऊपर की ओर बढ़ा देंगे तो बन जाएगा वाई एक्सिस, और इसको नीचे की ओर खींच देंगे तो ये बन जाएगा जेड एक्सिस। ठीक है, बुक में यहाँ एक्स वाई, यहाँ एक्स, यहाँ वाई, यहाँ जेड दिया हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका जो सेंटर पॉइंट है, तो हम ले लेते हैं ए। ठीक है, सॉरी, ओ ले लेते हैं, ओ
A B C D E F जो भी, और ये आपका हो गया G, ये हो गया आपका H, ये वाला कॉर्नर। तो सेंटर पॉइंट से अगर ओरिजिन पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट अगर वाई एक्सिस पे मूव करता है तो हम उसको बोलेंगे कि वो वन डायमेंशन पे मूव कर रहा है। तो यहाँ पर ओ से लेकर के एक्स तक का जो डिस्टेंस ले लेंगे हम ले लेंगे स्मॉल एक्स, और अगर वो ऑब्जेक्ट ओ से लेके वाई मतलब इस डायरेक्शन पे वाई डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, तो ओ से लेकर के वाई तक के डिस्टेंस को ले लेंगे स्मॉल वाई, और इस डायरेक्शन पे अगर आता है तो ओ से लेकर जेड तक के डायरेक्शन पे ले लेंगे स्मॉल जेड। तो हमने यहाँ पर लेट किया कि हमारे पास में एक वेक्टर है ए जो कि ओरिजिन पॉइंट पर है, तो अगर वो एक्स डायरेक्शन पे मूव करता है तो उसको हम लिखेंगे ए एक्स, वाई डायरेक्शन पे लिखेंगे ए वाई, डायरेक्शन पे लिखेंगे ए जेड। इसके अलावा कंपोनेंट की बात करते हैं। जैसे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस के लिए हम आई कंपोनेंट लेते हैं, वाई एक्सिस के लिए जे कंपोनेंट लेते हैं, और जेड एक्सिस के लिए के कंपोनेंट लेते हैं। यहाँ पर भी एक्स एक्सिस के लिए आप आई, वाई के लिए जे और जेड के लिए के कंपोनेंट लोगे, ठीक है। तो ये जो है ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो बना है यहाँ पे, इसको इसलिए बताया जाता है ताकि आपको तीनों डायमेंशन पे या तीनों एक्सिस पे कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो उसके कंपोनेंट को किस तरह से लिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप टोटल फॉर्मूला निकालेंगे तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा 3 डायमेंशन के लिए ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड की। हम यहाँ पे तीनों को इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो है आपका वो तीनों डायमेंशन पे मूव करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 एक्सिस लिया है। लेट अगर हम यहाँ पे 2 एक्सिस लेते हैं, ठीक है, ओनली एक्स और वाई, तो इसका जो फॉर्मूला बनता वो आपका बनता ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे ओनली। तो डिपेंड करता है कि आप 1 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, 2 या फिर 6। जैसे कि मैंने 3 डायमेंशन बनाया था तो इसके लिए जो फॉर्मूला बना वो तीनों को ऐड करेंगे। 2 डायमेंशन अगर बनाएंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे दो डायमेंशन की वैल्यूज को ऐड करते हैं। अब हम देखते हैं पोजीशन वेक्टर, आपका जो टॉपिक है मेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पोजीशन वेक्टर। जब मैंने वेक्टर का टाइप बताया था तो उसमें एक टाइप था आपका पोजीशन वेक्टर, जिसका ड्रॉ कुछ इस तरह से था कि वहां पे हमने 2 डायमेंशन बनाया था एक्स और वाई, और ओरिजिन पॉइंट लिया था ओ, जहां से आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट लेते हैं पी, जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और यहाँ पे जाकर के वो स्टॉप करता है। तो इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसको हमने लिया था स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। तो इसी ड्रॉ को आपको बनाना है कि लेट हम एक पॉइंट लेते हैं पी, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई होंगे, और ये जो आपका पॉइंट है वो एक्स वाई प्लेन एरिया पे होगा, ठीक है। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर निकलेगा, मतलब वैल्यू जो निकलेगा पोजीशन का, वो क्या निकलेगा, ओ पी इज इक्वल टू आर। ध्यान रखेंगे ओपी के ऊपर वेक्टर इसलिए लगेगा क्योंकि वो यहाँ से यहाँ का डायरेक्शन बता रहा है और पोजीशन का डायरेक्शन होता है, इसलिए हम यहाँ पे वेक्टर लगाएंगे। अब इसके बाद ये जो लाइन आपकी ऐसे निकली हुई, इसको अगर आप इधर से मैच कर देते हैं, मिला देते हैं और यहाँ से मिला देते हैं, देन इसको आप लेबल करेंगे एम, इसको लेबल कर देंगे एन। अब वैल्यू निकालेंगे ओ से एम तक का, ठीक है। तो ओ से एम तक को हम ले लेंगे स्मॉल एक्स और ओ से एन तक को ले लेंगे स्मॉल वाई।
इसके अलावा एक्स एक्सिस के लिए कंपोनेंट होता है आई, वाई एक्सिस के लिए कंपोनेंट होता है जे। तो यहाँ पे देखिए दो ट्राइंगल बनता है आपका ओ एम पी, ये वाला ट्राइंगल और एक ऊपर वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ही ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ओ एम पी, और इस पे अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ ट्राइंगल एडिशन। तो लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन ये बताता है कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं तो उनका रिजल्टेंट उसके थर्ड साइड पे आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दो वेक्टर ऐड किए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, ट्रायंगल ओ एम पी में ओ पी इज इक्वल टू ओ एम प्लस एम पी, इसको ऐड करेंगे। अब जो आपका ओपी है, ओपी तक का वैल्यू है आर, ओ एम का वैल्यू यहाँ पर दिया है एक्स आई, प्लस एम पी का वैल्यू कितना यहाँ पर हमारे पास एम पी की वैल्यू नहीं है, तो ध्यान देंगे जो एम पी है वो ओ एन के पैरेलल है। एम पी इज इक्वल टू ओ एन, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, और ओ एन की वैल्यू यहाँ पर है वाई जे, तो आप यहाँ पे रख देंगे वाई जे। ये आपका निकल जाएगा पोजीशन वेक्टर टू डायमेंशन पे या एक्स वाई प्लेन के लिए फॉर्मूला। याद रखना ये जो फॉर्मूला है, आगे जब चैप्टर्स पढ़ोगे जहां पर भी जरूरत लगेगा पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला बोलने से इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है। अब इसके बाद अगर आपको इसका मॉड्यूलस निकालना है या मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, मैं लिखती हूँ यहाँ पे मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है इसका, तो इसी ट्रायंगल पे आप पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे। ट्रायंगल ओ एम या ओ एम सी में पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हो गया ओपी, परपेंडिकुलर पीएम, और बेस हो गया ओएम। तो ये आ गया आपका आर का स्क्वायर इक्वल टू पीएम की वैल्यू कितनी है बाय जे का स्क्वायर प्लस एक्स आई का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, वाई का स्क्वायर हो जाएगा वाई का स्क्वायर, और जे का स्क्वायर मतलब कितना होगा, जे इंटू जे इक्वल टू वन। जे और जे को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आता है वन, तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। प्लस यहाँ पर भी सेम है, एक्स का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर, और आई के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे वन। तो अगर आपको आर की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से रूट हटेगा और इससे लगेगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये वैल्यू निकलेगा इसके मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड का, और ये इसका पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला। देख लो एक बार इसको, फिर दूसरा बताऊंगी।
कोई डाउट नहीं किसी को ना? आगे बताओ No, डिस्प्लेसमेंट ma'am. वेक्टर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो ड्रॉ था वो भी टाइप ऑफ वेक्टर में बनाया गया था। कैसे बनाया गया था? यहाँ पे 2 डायमेंशन लिए थे, एक्स और वाई, ठीक है। के बाद यहाँ पे एक ओरिजिन पॉइंट से एक पॉइंट लेंगे यहाँ पर P, जिसका कोऑर्डिनेट हम लिए थे एक्स वाई, ठीक है। तो इसके अलावा जब वो पार्टिकल यहाँ से यहाँ चल के जाता है तो उसका वैल्यू हम लेते हैं आर वेक्टर, ठीक है। फिर वो यहाँ से यहाँ आएगा, थोड़ा सा इसको इस तरह से बनाना है। ठीक है, वो इस तरह से थोड़ा सा यहाँ मूव करेगा और इस तरह से इस लाइन को मिलाएंगे, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ आएगा, यहाँ से फिर वो यहाँ आकर के रुकता है। तो इसको जब पी लिया है तो इसको पी डैश लेंगे, इसको एक्स वाई लिया है तो इसको एक्स डैश और वाई डैश लेंगे। ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ओ से लेकर के पी तक के डिस्टेंस को हम लेंगे यहाँ पे ओ पी इज इक्वल टू आर वेक्टर, और ओ से लेकर के पी डैश तक के डिस्टेंस को लेंगे आर वेक्टर का डैश, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। ये हो गया, ठीक है। तो आर की वैल्यू अगर एक्स आई प्लस वाई जे होता है तो आर डैश का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगा ओ पी और पी डैश, ट्रायंगल ओ पी और पी डैश। इस ट्रायंगल पे जो आपका सबसे लॉन्ग वाला साइड होता है वहां पे रिजल्टेंट वेक्टर आता है। तो इसका आप देखिए, ये जो ट्रायंगल है इसका लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है? ये वाला है, ओपी डैश, ठीक है। तो ओपी डैश पे रिजल्टेंट आना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर ओपी की वैल्यू है और ओपी डैश की वैल्यू है, बट पी डैश की वैल्यू नहीं है। तो अगर आपको पी डैश की वैल्यू चाहिए तो इसके लिए आपको इस लॉन्गेस्ट साइड से स्मॉलेस्ट साइड को माइनस करना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओपी डैश माइनस ओपी, ये लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यू पुट करेंगे, है ना। ओपी डैश की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पर? आर डैश, और ओपी की वैल्यू यहाँ पर आई थी आर। आर डैश की वैल्यू कितनी निकाली गई है यहाँ पर? एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे, ब्रैकेट क्लोज, माइनस आर की वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे, ये हो गया। अब पी डैश की वैल्यू क्या होती है? जैसे कि लेट आपके पास टू वेलोसिटीज है यहाँ पे, एक आपकी फाइनल वेलोसिटी है v2 और एक आपकी इनिशियल वेलोसिटी है v1। तो अगर आपको निकालना है टोटल वेलोसिटी तो उसके लिए आपको v2 से v1 को माइनस करना होता है, और इसका जो आंसर आता है हम उसको डेल v के फॉर्म पे लिखते हैं। इसी तरह टाइमिंग को भी लिखते हैं। t2 को अगर हम t1 से माइनस करेंगे, मतलब फाइनल टाइम को इनिशियल टाइम से माइनस करेंगे, तो उसको हम यहाँ पे डेल t लिखते हैं। तो वैसे ही आप आर डैश को जब आर से माइनस करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे डेल आर, और वो भी पूरा आपका वेक्टर के साथ में, क्योंकि सबका डायरेक्शन होता है,
ठीक है, ये आ गया आपका डेल आर, और इसको आई और आई वाले टर्म को एक साथ लेंगे, एक्स डैश माइनस एक्स, और दोनों से आई कॉमन निकल गया, प्लस वाई डैश माइनस वाई, और दोनों से जे कॉमन निकल गया। ये आपका आ गया डेल आर। ठीक है, तो अगर आर डैश माइनस आर इज इक्वल टू डेल आर आता है, तो एक्स डैश माइनस एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स लेंगे, और वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल टू डेल वाई लेते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे डेल आर इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस एक्स के प्लेस पे डेल एक्स आई, प्लस वाई डैश माइनस वाई के प्लेस पे डेल वाई जे। ये निकलेगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए फॉर्मूला। इसके बाद अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसी ट्रायंगल पे पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे, और आपका आ जाएगा डेल आर इज इक्वल टू आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर। आई का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, डेल एक्स, इसका स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और ये रूट। ये निकलेगा वैल्यू आपका डिस्प्लेसमेंट फैक्टर के मैग्नीट्यूड का। तो डाउट है? नो डाउट मैम। मैम। नो मैम। समझ में आया? ये कोई ये बताओ मुझे, थोड़ा सा नया है तो टाइम लगेगा समझने में ना, एकदम वो स्टार्टिंग पे समझ में नहीं आएगा। चलो अब इसके बाद में देखेंगे वेलोसिटी के लिए। चलो नेक्स्ट है आपका एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, यही होता है। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे
हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे v से, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे r से और टाइमिंग को रिप्रेजेंट करेंगे t से। ठीक है, तो लेट हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है r वो डेल t टाइमिंग पे डेल r डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी को आप लिखेंगे यहाँ पर v के नीचे av शॉर्ट में, टाइमिंग आप लिखेंगे डेल के फॉर्म में और टोटल डिस्प्लेसमेंट को भी लिखेंगे डेल के फॉर्म पे। अब यहाँ पे सारी चीजों को डेल के फॉर्म पे सॉल्व करेंगे। अब आपको फॉर्मूला पता है डेल r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। ठीक है, तो इस वैल्यू को यहाँ पर डेल आर के प्लेस पर रखिए, तो कितना आ जाएगा, डेल एक्स, सॉरी यहाँ पर डेल के फॉर्म पे था ना, डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे अपॉन में डेल टी। इसके बाद दोनों के डिनोमिनेटर में आएगा, इसको सेपरेट करेंगे, डेल एक्स आई अपॉन डेल टी प्लस डेल वाई जे अपॉन डेल टी। आपको वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डेल आर अपॉन डेल टी। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट को r से भी रिप्रेजेंट करेंगे, x से भी रिप्रेजेंट करते हैं, s से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर डेल आर अपॉन डेल टी इक्वल टू v होता है तो डेल x अपॉन डेल टी इक्वल टू भी v ही होगा और डेल y अपॉन डेल टी इज इक्वल टू भी v ही होगा। ठीक है, बट डिफरेंस इतना होगा कि ये जो वेलोसिटी होगी ये x एक्सिस के लिए होगी और ये जो वेलोसिटी होगी ये y एक्सिस के लिए होगी। तो डिफरेंस बताने के लिए हम यहाँ पर vx और vy के फॉर्म पे लिखेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे, डेल x अपॉन डेल टी के प्लेस पे vx ये आपका i और डेल y अपॉन डेल टी के प्लेस पर vy और ये आपका j। ये निकल गया v इज इक्वल टू vxi प्लस vyj। एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला निकलेगा। और एक निकालना है आपको इंस्टेंट वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब हो गया कि जो आपकी वेलोसिटी होगी वो बहुत कम टाइमिंग के लिए होगी, तो उसके लिए आपको लिखना है v इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। केमिस्ट्री में आप डेल का मतलब पढ़ते हैं हीट, ठीक है, या चेंज के लिए पढ़ते हैं, तो फिजिक्स में भी इसको आपको डेल का मतलब चेंज के लिए पढ़ना है। और इसके अलावा डेल जहाँ पे लगेगा आप इसको डेल को ज्यादा के लिए रिप्रेजेंट करते हैं और डी को कम के लिए रिप्रेजेंट करते हैं और दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, तो ये आपका था एवरेज वेलोसिटी वाला। इसके बाद कल मैं आपको बताऊंगी एवरेज एक्सेलरेशन का, और इन 3 टॉपिक में जो डाउट है उसको पूछ लो। क्योंकि इसका टाइमिंग भी 10 मिनट में अभी ऑफ हो जाएगा। मैम कोई डाउट नहीं है। और बाकी लोग के तो मुंह में आवाज ही नहीं है। मैम कोई डाउट नहीं है। नो मैम। समझ में आएगा तब तो डाउट होगा। कुछ समझ में आया तुम लोग को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो लेफ्ट जाओ, बंद करो, मैं भी बंद कर रही हूँ।